This call is now being recorded. हेलो बच्चों आज जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये आपका लेक्चर नंबर 6 होगा, जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो नोड के बारे में। आज हम नोड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल। इसमें एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, पी का, डी का, ये सब के शेप के बारे में पढ़ेंगे। फिर कुछ प्रिंसिपल है जैसे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और ऑब्बो प्रिंसिपल, N+L रूल। जब ये चारों प्रिंसिपल आपको आ जाएगा, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजी लिखना जान जाएंगे। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आज की क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नोड से। लास्ट क्लास में हमने ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा था। ऑर्बिटल क्या था? ऑर्बिटल वो जगह था जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, मैक्सिमम। क्या था? एक 3D स्पेस था, एक 3D स्पेस था जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या थी भाई, मैक्सिमम। एन ऑर्बिटल कैन बी प्रेजेंट इन 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है। ऑर्बिटल क्या था, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी। नोड क्या था, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 0। नोड क्या था, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। ऑर्बिटल के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, नोड के बारे में भी थोड़ा बहुत बात हमने किया था। नोड क्या था, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 0। अब ये नोड दो तरह के होते हैं। एक होता है रेडियल नोड, जिसका नाम स्पेरिकल नोड भी हो जाएगा, नोडल सरफेस भी हो जाएगा, ठीक है। रेडियल नोड बोलो, स्पेरिकल नोड बोलो, नोडल सरफेस बोलो, या कभी कभी हम इसको डायरेक्ट केवल सिंपल नोड ही बोल देते हैं। एक होता है एंगुलर नोड, इसका एक और नाम होगा नोडल प्लेन। रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n-l-1। n-l-1, n क्या था, वो सेल के बारे में बताता है, l क्या बताता है, सब सेल के बारे में बताता है। ये हमने पढ़ा था, n क्या है, सेल के बारे में बताता है, l क्या है, ये सब सेल के बारे में बताता है। अरे SPDF वगैरह, ठीक है। अब ये रेडियल नोड क्या है, एंगुलर नोड क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। रेडियल नोड या स्पेरिकल नोड, एंगुलर नोड, ये सब क्या है, इसको समझते हैं। इधर देखिएगा, सपोज करो ये तुम्हारा, अच्छा इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, या तो फर्स्ट सेल या सेकंड सेल या थर्ड सेल। अरे हमने पढ़ा था ना बोर्ड मॉडल में, इलेक्ट्रॉन या तो फर्स्ट सेल में होगा, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, या फिर इस सेल में रहेगा, या फिर इस सेल में रहेगा। क्या इलेक्ट्रॉन इसके बीच में रहता था, बताओ भाई। अरे ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, या तो फर्स्ट सेल में होगा या तो सेकंड सेल में होगा। क्या ये जो बीच वाला पार्ट होता था, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है? नो सर, नहीं, बीच वाले में थोड़ी इलेक्ट्रॉन रहेगा। या तो फर्स्ट सेल में रहेगा, सेकंड में रहेगा, थर्ड में रहेगा, फोर्थ में, बीच में नहीं रहेगा। यानी कि बीच वाला प्लेस क्या है, वो वैकेंट है, खाली है। जो बीच वाला स्पेस है वो क्या है, वैकेंट है। और नोड क्या होता है, नोड तो वही जगह होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0। तो बताओ जो ये बीच वाला जो प्लेस है, जो ये बीच वाला स्पेस है, ये तो खाली है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। तो ये नोड हुआ कि नहीं? और नोड वही होता है ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम हम दे देंगे नोडल सरफेस। इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, नोडल सरफेस। या इसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियल नोड। रेडियल नोड, नोडल सरफेस, ठीक है, या स्पेरिकल नोड, कुछ भी बोलो। तो नोडल सरफेस समझ में आया, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, ठीक है। ओके, अगर हम एक ऑर्बिटल बनाते हैं, आपको ही पता है पी कुछ ऐसा, पी ऑर्बिटल कुछ ऐसा दिखने में होता है। अरे फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम देखे, मिड टर्म का एग्जाम देख के आए हो ना, थोड़ा बहुत तो जानते हो कि पी क्या होता है, डंबल शेप होता है, कुछ ऐसा दिखता है। तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये मतलब ये सब इलेक्ट्रॉन, ये जो ये तुम्हारा ये स्पेस दिख रहा है, क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन बताओ ये जो पॉइंट है, यहाँ पे तो कोई भी मतलब कर्व क्या है, अरे ये सिंपल एक पॉइंट है ना, इट मीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये वाला जो स्पेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये वाले
जो ये इस पॉइंट आ रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है 0 है। और यहां से अगर एक हम प्लेन ड्रॉ करें, प्लेन जानते हो ना, 2D सरफेस कोई होता है, तो यहां से अगर आप प्लेन एक ड्रॉ करोगे, तो ये प्लेन जो यहां से कटेगा, उस प्लेन पे भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 ही होगी। अरे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यहाँ पे ये पॉइंट पे 0 है ना, और इस पॉइंट से एक प्लेन पास कर सकता है। तो ये जो प्लेन पास कर रहा है ना, इसी को बोलेंगे नोडल प्लेन। क्या बोलेंगे? नोडल प्लेन। ये जो प्लेन होगा इसका नाम हो जाएगा नोडल प्लेन। नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन क्या हुआ? एक प्लेन बना देना। कहां से प्लेन गुजारना? जहां से इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? 0। जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0। जैसे अगर मान लो डी ऑर्बिटल तुम बनाता, ऐसा है। अब बताओ, कुछ एक प्लेन यहां से आप कट करा सकते हो कि नहीं? जैसे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे ये कोई इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। तो यहां से एक प्लेन पास कर सकता है कि नहीं? बताओ भाई। सिमिलरली एक प्लेन यहां से ही पास कर सकता है कि नहीं? तो डी वाले में 2 प्लेन पास कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना। तो वो जो प्लेन पास कर रहा है वहां पे क्या हो? इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। तो वो प्लेन को क्या बोलेंगे? नोडल प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नोडल प्लेन। नोडल सरफेस क्या था? नोडल सरफेस था अगर वो जो तुम्हारा फर्स्ट 0। हाँ, दोनों देखो, नोड आ रहा है मतलब क्या हो गया? नोड आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। दो तरह के नोड होते हैं, एक होता है नोडल सरफेस और दूसरा होता है एंगुलर नोड, जिसको हम बोलते हैं नोडल प्लेन। नोडल सरफेस क्या है? अरे एक फर्स्ट सेल, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है। भाई फर्स्ट सेल और सेकंड सेल के बीच में जो जगह होगा उसे बोल दोगे नोडल सरफेस। ठीक है। और नोडल सरफेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसका निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1। n माइनस एल माइनस 1, ये नोडल सरफेस निकालने का फॉर्मूला। एंगुलर नोड या नोडल प्लेन क्या होता है? एंगुलर नोड या नोडल प्लेन क्या होता है? जो तुम्हारा ऑर्बिटल होगा ना, उसमें से एक प्लेन आप पास करा देना। और ये नोडल प्लेन निकालने का कितने नोडल प्लेन होंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा? केवल एल। मतलब जितना ये तुम्हारा होगा क्या, सबसेल का जो वैल्यू होगा, ठीक है, सबसेल का एजिमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होगा, वो तुम्हारा क्या बताएगा? नोडल प्लेन की संख्या। वो नोडल प्लेन की संख्या बताएगा। ठीक है। चलो एक एक करके थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, अच्छे से समझते हैं। ये हो क्या? टोटल नोड कैसे निकालते हैं? टोटल नोड निकालने का तरीका होगा कि दोनों को ऐड कर दो। कौन से दोनों को? तो ये जो तुम्हारा रेडियल नोड था और जो तुम्हारा एंगुलर नोड था, एंगुलर नोड को ये नोडल प्लेन बता रहे थे। अरे एक प्लेन पास करा रहे थे ना। तो जो तुम्हारा नोडल प्लेन था, ये जो एंगुलर नोड था, उसका वैल्यू क्या था? हमने बोला ना कि एजिमुथल क्वांटम नंबर, अरे इसका वैल्यू क्या था? एल था ना, एल था ना इसका, जो सबसेल के बारे में बताता है। ठीक है। और इसका वैल्यू क्या था? n माइनस एल माइनस 1, इसका फॉर्मूला था। अब बताओ, दोनों को अगर ऐड करोगे, तो क्या होगा? n माइनस एल माइनस, और फिर ऐड कर दो l, l से l कट जाएगा, n माइनस 1 नहीं बचेगा। तो कोई टोटल नोड बोलेगा, कोई पूछेगा कि भैया टोटल नोड कितने हैं, तो दोनों को ऐड किए तो क्या है? n माइनस 1 आया। तो यही तो ऊपर लिखा हुआ है, देखो भाई। तो टोटल नोड क्या होता है? n माइनस 1। टोटल नोड क्या होगा? n माइनस 1। ठीक है। ये l क्या है? वही एजिमुथल क्वांटम नंबर जो हम लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है। n क्या है? n होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि जो सेल के बारे में बताता है। ठीक है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और देखो एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस एंड इनफाइनाइट आर नॉट कंसिडर्ड एज नोड। मतलब जो न्यूक्लियस होगा और जो इनफाइनाइट होगा उसको नोड के मतलब कंसीडर मत करना। क्योंकि देखो, न्यूक्लियस में भी कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? क्या न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते हैं? नो सर। न्यूक्लियस में नहीं होता है। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो अब तुम कहोगे सर न्यूक्लियस में भी इलेक्ट्रॉन है क्या, उसको भी नोड बोले क्या? क्योंकि नोड क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। लेकिन न्यूक्लियस में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या न्यूक्लियस को नोड बोल दे? नहीं, उसको नहीं बोलेंगे। और ऑब्वियस ही बात है, इनफाइनाइट न्यूक्लियस से इनफाइनाइट दूरी पे भी इलेक्ट्रॉन 0 होगा। तो इनफाइनाइट दूरी पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो क्या उसको भी नोड बोल दे क्या? नहीं, उन लोगों को नोड नहीं बोलेंगे। ठीक है।
उन सबको नोड नहीं बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल। हम शेप ऑफ ऑर्बिटल जानते हैं और साथ साथ नोड को भी लेके चलते हैं। सबको पता होगा आई थिंक, इस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है, एक बॉल की तरह, क्रिकेट बॉल की तरह। अभी क्रिकेट चल रहा है ना, वर्ल्ड कप देखते हो तुम क्रिकेट? यस सर। कौन जीत रहा है? Yes, sir. कौन जीत रहा है बताओ भाई? इंडिया। इंडिया इंडिया? इंडिया सर, फाइनल इंडिया में का चली तो गई आज इंडिया मैच तो। नहीं है। बताओ सर भाई, आज तो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है ना। अरे भाई साहब आज कौन है ये लोग जो बोल रहे हैं इंडिया जीत रहा है? यार तालियां होनी चाहिए इन लोगों के लिए। इंडिया जीत रहा है? अरे पगले, आज इंडिया का मैच भी नहीं है, आज सर ऑस्ट्रेलिया। कल सर कल कल अच्छा कल। आज तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का है। ऑस्ट्रेलिया साउथ, तो तुम बोल रहे हो कि आज इंडिया जीत रहा है? सर कल इंडिया जीत रही थी ना। कल मैंने 12-13 साल बाद मैंने फाइनल में बोला गई है। कौन जीत रहा है, मैंने ये थोड़ा बोला कॉल कौन जीता, कौन जीत रहा है? तुमने बोला इंडिया जीत रहे हैं। पगले, आज इंडिया का मैच नहीं है और ऑस्ट्रेलिया लग रहा है जीत जाएगा। तो देखो, इस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? क्रिकेट बॉल की तरह। क्रिकेट बॉल की तरह इस ऑर्बिटल मतलब एक स्पेरिकल शेप है। इस ऑर्बिटल का शेप क्या भी है? स्पेरिकल। ठीक है, गोला। अब बताओ, ये स्पेरिकल शेप है तो क्या इसमें मतलब नोड वगैरह हो सकता है क्या? यस सर। कैसे हो सकता है भाई? नोड सर। नोड, हाँ यहाँ पे देखो, एक्चुअली तुम चाहो तो तुम फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या होता है? L is equals to 0. L इज इक्वल टू 0। और हम जानते थे ना कि नोडल प्लेन क्या होता है? नोडल प्लेन तो वही होता है एल का वैल्यू। अरे नोडल प्लेन एल का वैल्यू ही तो था। नोडल प्लेन क्या था? Yes sir. नोडल प्लेन एल के बराबर ही था। तो तुम्हारे इस ऑर्बिटल का शेप क्या होगा? एल, मतलब एल का, इस ऑर्बिटल का एल क्या होगा? 0। तो नोडल प्लेन का वैल्यू क्या होगा? 0। ठीक है, नोडल प्लेन का वैल्यू क्या हो गया? 0। ओके, तो इसमें नोडल प्लेन 0 होता है। एस ऑर्बिटल इज क्या होता है? ये तुम्हारा नॉन डायरेक्शनल होते हैं और ये न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होते हैं। न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होगा इसलिए इसका एनर्जी क्या होगा? सबसे कम होगा। ठीक है, और एक एस ऑर्बिटल का एक डब्बा होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हो। एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन रखते थे ना, तो एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? मैक्सिमम 2। यानी कि एस ऑर्बिटल मैक्सिमम क्या लिख सकते हो? S2 तक लिख सकते हो। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो S कहां तक जाएगा? S2 तक जाएगा। ठीक है, S3 नहीं होता है, S4 नहीं होता है, S2 तक ही होगा। और ये हम धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना आ जाएगा, लास्ट तक जुड़े रहना, ध्यान से सुनना। चलो, तो यही था, शेप ऑफ ऑर्बिटल कैन बी रिलेटेड टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। हटाओ यार ये सब बातें को। पी का, पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? डंबल की तरह, एक डमरू की तरह होता है। पी का शेप क्या होगा? डंबल की तरह। ठीक है, पी का शेप क्या होगा? एक डंबल की तरह होगा। चूंकि पी का शेप डंबल की तरह है तो क्या वहां से एक प्लेन गुजर सकता है? तो अभी हमने देखा था ना, मान लो ये पी ऑर्बिटल है, यहां से एक प्लेन गुजार दो भाई। प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं, 2D प्लेन कोई, और उस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। यानी कि कितने नोडल प्लेन हुए? एक नोडल प्लेन हुआ, एक नोडल प्लेन हुआ। और वैसे भी आपको पता है पी के लिए एल का वैल्यू क्या होता है? पी के लिए एल का वैल्यू क्या होता है? जल्दी बताओ। 1 होता है। पी के लिए एल का वैल्यू 1 होता है। देखो, एस के लिए एल का वैल्यू क्या होता है? एल का एस के लिए 0 होता है। पी के लिए 1. एल का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। डी के लिए एल का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। एफ के लिए 3 होता है। एफ ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू क्या होगा? 3। चलो, तो ये देखो, अब ये पी ऑर्बिटल में आपको भी पता है 3 डब्बे होते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पी ऑर्बिटल के 3 डब्बे होते हैं। तो तीनों डब्बे का नाम होगा क्या? होगा, एक का नाम होगा px, दूसरे का होगा py और pz। मतलब पी ऑर्बिटल में 3 डब्बे होते हैं, एक px होता है, एक py होता है, एक pz होता है।
एक px, एक py और एक pz। अब तुम सोच रहे हो सर px क्या है, py क्या है, pz क्या है, कोई बता सकता है? px py pz लो यहाँ पे अच्छे से दिखेगा। सर px, एक्सिस। हाँ बताओ सर बताओ बताओ बताओ। सर 3D एक्सिस चाहिए। अबे 3D एक्सिस तो चाहिए, लेकिन px मतलब क्या, py मतलब क्या? के अलोंग शेप बन रही है उसकी। अगर एक्स एक्सिस पे वो जो डमरू है ना वो एक्स एक्सिस पे रहेगा तो px, जो आपका डमरू है, डमरू मतलब डम्बल से, वो अगर y एक्सिस पे है तो py, अगर वो z एक्सिस पे है तो pz, z एक्सिस पे है तो क्या होगा pz। ठीक है, और किस एक्सिस पे लाई कर रहा है उससे हम px py pz उसका नाम रख देंगे। ठीक है भाई, अरे बोलो, आ रहा है समझ में? प्रियेश, इश्मा, सुगंधा, आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, तो जिस एक्सिस पे लाई करता है वो उसका नाम होता है। पी में आपको ही पता है, पी में, पी ऑर्बिटल में कितने डब्बे होते हैं? 3 डब्बे होते हैं। कैसे 3 डब्बे होते हैं? तो देखो अभी आपने बोला था ना पी का एल क्या होता है, पी का एल 1 होता है, और हमने एल 1 होता है तो इसका एम क्या होगा, हमने लास्ट क्लास से पढ़ा था ना, एम एल 1 है तो एम का वैल्यू -1 से +1 तक पढ़ा था ना। अरे एम क्या होता था, -L से प्लस, 0 and 1। तो यानी कि -1 0 +1 यही होता था। चूंकि 3 होता था तो हम क्या बोलते थे, भाई 3 है तो इसका 3 डब्बा होगा, एम का वैल्यू 3 है तो 3 डब्बा। तो 3 डब्बा का वो तीनों डब्बा का नाम क्या होगा, एक डब्बे का नाम होगा px, एक डब्बे का नाम होगा py और एक डब्बे का नाम होगा pz, px py pz। ठीक है भाई, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। डी ऑर्बिटल, डी में कितने डब्बे होते थे एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। डी का एल, यस 5 होता है। डी का एल क्या होता है, L2 होता है कि नहीं? चूंकि L2 है तो एम का वैल्यू क्या होगा, एम का वैल्यू -2 से +2 तक, -1 +2 तक यही होता था। यानी कि यहाँ पे कितने वैल्यू आ गए, 5 वैल्यू है, एम के वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू है, यानी कि कितने डब्बे होंगे, 5 डब्बे होंगे। तो ये 5 डब्बे लास्ट क्लास में देखा था, लेकिन इन 5 डब्बों का क्या होगा, अब कुछ नाम होगा। क्या क्या नाम होगा, तो देखो भाई, एक डब्बा हो जाएगा आपका dxy, एक होगा आपका dyz, dxz, dx² - y², dz², ये सारे डब्बे के नाम होंगे। अब फिर से बात है कि सर ये dxy क्या है, तो dxy वो होगा जो x और y एक्सिस के बीच में लाई करे। इसका सिर्फ डबल डम्बेल होता है, मतलब 2 डमरू आएगा। xy का मैं दोनों एक्सिस के बीच में लाई करेगा, देखो ये दोनों एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं ना, x और y, देखो ये y और z के बीच में लाई कर रहा है। ये जो डबल डम्बेल है वो y z के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, dyz। क्या नाम हो गया, dyz। सिमिलरली अब तुम बताओ ये dxz है तो किसके बीच में लाई कर रहा होगा? सर एक बार फिर से बता दो प्लीज। अरे जो जिसके बीच में एक्सिस में लाई करेगा ना, जिस एक्सिस के बीच में लाई करेगा उसका वही नाम होगा। पहले वाला देखो xy नाम है, यानी कि ये x, देखो ये x एक्सिस हुआ और ये y एक्सिस हुआ। डमरू जो तुम्हारा है, डबल डम्बेल है, वो किसके बीच में, देखो इसी के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, x और y के बीच में, बोलो। सर ये जेड YZ एक्सिस नहीं होगा क्या? सर, ये जो साइड में आ रहा है एक्स और वाई के बीच में तो जेड एक्सिस होता है ना? हाँ जेड होता है, जेड होता है। देखो ये x और y के बीच में करेगा लाई, ठीक है, x और y एक्सिस के बीच में। ये yz नाम है, इसका मतलब क्या हो गया, ये y और z एक्सिस के बीच में। ठीक है, और z एक्सिस तुम मत बोलो यार, z एक्सिस तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है। मैं बीच में बोल रहा हूँ, मतलब परपेंडिकुलर नहीं बोल रहा, बीच में बोल रहा है। ठीक है, अरे समझ रहे हो, हम ऐसे, हमारे पास हमारा जो होता है ना कॉपी वगैरह होता है वो 2D मतलब है, इसलिए हम बीच में ऐसे दिखा देते हैं। एक्चुअली वो जेड एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो देखो dyz क्या हो गया, y और z के बीच में होगा। xz क्या हो गया, x और z के बीच में होगा। x और z के बीच में होगा कि नहीं, बताओ भाई। अब यहाँ पे एक अलग तरह का आ गया, हमेशा हम मल्टीप्लाई में था, xz yz dz, ये देखो x² - y² हो गया।
तो जब dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहेगा ना, तो ये उसी एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। ये जो है एक देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है कि नहीं, इसलिए इसका नाम dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रख दिया है। बोलो भाई, अरे बोलो, ये ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, उसी एक्सिस पे लाई करेगा। और एक लास्ट तरह का होता है dz स्क्वायर। ये dz स्क्वायर क्या होगा, देखो z एक्सिस पे लाई करेगा, z एक्सिस पे लाई करेगा, और एक ऐसे जो तुम्हारा होता है ना, एक मतलब जिम्नास्ट वगैरह नहीं होता है, मतलब ऐसे देखते होगे कभी जिम्नास्टिक वगैरह देखे होगे या सर्कस वगैरह, अरे कोई लड़की ऐसे रहती है और इसके मतलब ऐसे रहता है कुछ, मतलब अरे गोला सा नहीं होता है रिंग, और घूमते रहता है जिम्नास्ट वगैरह ऐसे, कुछ ऐसा ही है। देखो यहाँ पे dz स्क्वायर में क्या हो गया, ये तुम्हारा z एक्सिस पे लाई कर रहा है, और देखो एक तुम्हारा स्फीयर यहाँ पे घूम रहा है, गोल है, तो dz स्क्वायर क्या हो गया, z एक्सिस पे लाई करेगा और बीच में एक गोला आ गया, बीच में गोला आ गया, इसके स्फीयर आ गया बीच में, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। ये तुम्हारे डी के पांचों डब्बे हो गए। एक डब्बा क्या का नाम क्या हुआ, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। ये इसके शेप हो गए, इसके शेप हो गए। अब तुम सोच रहे होगे कि देखो यहां से एक मैं प्लेन यहाँ पे पास कर सकता हूँ कि नहीं, जहां से देखो यहां से एक प्लेन पास कर जाए कि नहीं, यस सर। कैसा प्लेन, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0। देखो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, लेकिन इस पॉइंट से अगर आप कोई पास कराओगे तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो जाएगी। इस पॉइंट से पास कराओगे ऐसे भी तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो जाएगी। तो कोई पूछेगा कि बताओ भाई इसमें कितने नोडल प्लेन, तो आप नहीं बोलोगे 2, इसमें कितने नोडल प्लेन, तो 2, इसमें कितने नोडल प्लेन, तो 2, इसमें कितने नोडल प्लेन, 2, इसमें कितने, इसमें 0, 0, क्योंकि देखो यहाँ पे तो स्फीयर है ना, अब कैसे ही पास कराओगे तो स्फीयर कट कर जाएगा। अरे बोल रहे हो, समझ में आ रहा है? एक स्फीयर आ गया ना, जिसकी वजह से इसमें नोडल प्लेन नहीं होगा, बाकी सब में नोडल प्लेन होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। यही यहाँ पे था, देखो यहाँ पे उसी फिगर को थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे दिखाया था। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, dz स्क्वायर था, dxy था, xz था, yz था। ये सब तुम देख लेना। शेप क्या होता है, डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप होता है। कौन सा डम्बल, तो डबल डम्बल, 2 डम्बल है ना, तो डबल डम्बल हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब हो गया, हो गया। एफ ऑर्बिटल क्या होता है, शेप जो होता है लीफ लाइक होता है, इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। एफ ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। ऑब्वियस बात है, 60 डब्बे होते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन, 60 डब्बे में 14 इलेक्ट्रॉन, 60 डब्बे में 14 इलेक्ट्रॉन। ये हमने पढ़ ही लिया। नोडल सरफेस क्या था, 2 सेल के बीच में जो जगह था उसको नोडल सरफेस बोल रहे थे। नोडल प्लेन क्या था, जो तुम्हारा ऑर्बिटल था वहां से एक प्लेन पास करा दो, जो ऑर्बिटल था वहां से एक प्लेन पास करा दो, ठीक है। इच पी ऑर्बिटल का देखो यहाँ पे पढ़ लेना, पॉइंट के कुछ पॉइंट लिखे हुए, क्या लिखे हुए, इच पी ऑर्बिटल हैज डम्बल शेप। इच पी ऑर्बिटल हैज डम्बल शेप, डम्बल शेप। देखो हाँ भाई, सारे पी ऑर्बिटल के पास डम्बल शेप ऐसे नहीं था, ऐसे ये पी ऑर्बिटल है। और बताओ पी ऑर्बिटल में 2 लोब है कि नहीं, एक ये लोब, एक ये लोब, तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, इसमें 2 लोब होते हैं, विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए पॉइंट। ये एक पॉइंट से सेपरेट होता है। देखो इस पॉइंट से सेपरेट हो रहा है कि नहीं, ये जो दोनों लोब है एक पॉइंट से सेपरेट हुआ, विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए पॉइंट ऑफ 0 प्रोबेबिलिटी। और बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। लोब में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, ये पॉइंट पे नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट को कर देंगे हम नोडल पॉइंट। क्या बोलेंगे, नोडल पॉइंट, और नोड और न्यूक्लियस। द 2 lobes of each orbital are separated by a plane। और बताओ ये जो है, ये जो लोब है, इसको एक प्लेन से भी हम बोले थे ना सेपरेट कर सकते हैं।
और जो प्लेन से सेपरेट करोगे वो प्लेन क्या कहलाएगा, वो प्लेन क्या कहलाएगा, नोडल प्लेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नोडल प्लेन। Each p orbital of higher energy level are also dumbbell shape, but they have nodal surface. ठीक है। अब ये जो हायर वाले जो p ऑर्बिटल होंगे क्या होगा, उसका भी डम्बल शेप होगा, लेकिन उसमें नोडल सरफेस भी आ जाएंगे। क्यों नोडल सरफेस आ जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था नोडल सरफेस का फॉर्मूला क्या था, n माइनस l माइनस 1। नोडल सरफेस का फॉर्मूला था n माइनस l माइनस 1। अगर मान लो कोई बोलेगा कि क्या 3p में नोडल सरफेस होगा, तो हाँ भाई होगा। 3p के लिए n क्या होगा, n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू क्या है, l का वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि p है। तो यहाँ पे पुट करो भाई, 3 माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा कि नहीं आंसर। तो नोडल सरफेस भी आ गया कि नहीं, बताओ भाई। Yes, अरे sir. बोलो, नोडल सरफेस क्या था, अरे ये न्यूक्लियस, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, इनके बीच में जो स्पेस है इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, ये नोडल सरफेस है। अगला सेल एक और आ गया, इसके बीच में भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, ये क्या है, नोडल सरफेस है। ठीक है। अब ये नोडल सरफेस क्या होता है, ओके थोड़ा और समझ लेते हैं। सारे के सारे p है, सारे के सारे p ऑर्बिटल यहाँ पे लिया हुआ है, px नोडल सरफेस निकालने का फॉर्मूला क्या था, बताओ क्या फॉर्मूला था, n माइनस l माइनस 1। और चूंकि सारे के सारे यहाँ पे एग्जांपल में p है, तो l का वैल्यू तो क्या है, l का वैल्यू तो 1 है। तो आप क्या लिखोगे, n माइनस 1 इट मीन्स n माइनस 2 नहीं लिखोगे, n माइनस 2 क्या होगा, नोडल सरफेस होगा। तो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है n माइनस 2, नोडल सरफेस का फॉर्मूला क्या होगा, n माइनस 2। अब यहाँ पे n का वैल्यू 3 है, तो नोडल सरफेस का क्या होगा, 3 माइनस 2 यानी कि 1। यहाँ n का वैल्यू 4 है, तो नोडल सरफेस क्या होगा, 4 माइनस 2, अरे n माइनस 2 है ना, तो 4 माइनस 2 यानी कि 2। समझ में आया, अरे बोलो। और नोडल प्लेन क्या था, जो तुम्हारा नोडल प्लेन क्या था, एक प्लेन आपको पास कराना था ऑर्बिटल से। अब यहाँ पे अगर कोई px लिखा हुआ है, px लिखा हो तो बताओ ये px यही होगा ना, कुछ ऐसा होगा px, अरे x एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, तो बताओ ये px है तो प्लेन यहीं से गुजरेगा कि नहीं, बताओ। क्योंकि ये px है यानी कि x एक्सिस पे है, तो प्लेन yz एक्सिस पे होगा कि नहीं, बताओ। अगर ये x एक्सिस पे है तो प्लेन yz पे होगा कि नहीं। Yes, sir. ये y एक्सिस पे है तो प्लेन xz पे होगा कि नहीं, मतलब इसको छोड़ के। ये z एक्सिस पे है तो इसको छोड़ के जो बचा उस पे प्लेन होगा कि नहीं। अरे देखो ना, यहाँ पे ऊपर वाले में भी तुम देख सकते हो, ऊपर वाले में भी देख सकते हो, देखो ये x एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे है px, तो प्लेन कहीं यहीं से गुजरेगा ना भाई, प्लेन यही है ना नोडल प्लेन, बताओ। तो ये जो प्लेन होगा वो क्या होगा, y एक्सिस पे लाई कर रहा है कि नहीं। और चूंकि प्लेन क्या होगा, 2D फिगर होता है, तो ये बाहर की तरफ भी होगा, तो z एक्सिस पे आ गया कि नहीं। तो जो नोडल प्लेन हुआ वो उसको छोड़ के हुआ कि नहीं, बताओ। अरे बोलो भाई। तो ध्यान रखें, नोडल प्लेन ये नीट वगैरह में क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑप्शन आपको मतलब देगा कि px का नोडल प्लेन कहां से पास करेगा, तो x एक्सिस को छोड़ के जो हो जाए। py का प्लेन कहां से पास करेगा, y एक्सिस को छोड़ के। pz का कहां से पास करेगा, z एक्सिस को छोड़ के। ठीक है भाई। अरे बोलो, किसी को भाई कुछ नहीं समझ में आएगा तो बोल पूछ लेगा। px का नोडल प्लेन yz पे, py का नोडल प्लेन xz पे, pz का नोडल प्लेन xy पे, मतलब उस एक्सिस को छोड़ के। ठीक है। अरे बोलो। चलो यहाँ पे देखो, नोडल सरफेस हम उसी से बात कर रहे हैं ना। नोडल सरफेस क्या था, जो बीच वाला स्पेस था, देखो ये बीच वाला स्पेस, ये वाला बीच वाला खाली जगह, और नोडल प्लेन जो प्लेन पास कर रहा था। देखो ये एक्स एक्सिस है, नहीं ये कहाँ पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे है ना, तो ये क्या है, पी वाई क्या है, तो इसका नोडल प्लेन कहाँ से पास कर रहा होगा, क्योंकि ये पी वाई है तो नोडल प्लेन
वाई जेड से पास, मतलब एक्स जेड से पास कर रहा होगा। देखो एक्स एक्सिस और इधर क्या होगा, बाहर जेड एक्सिस, एक्स जेड के बीच में पास किया कि नहीं नोडल प्लेन? अरे बोलो बोलो भाई बोलो। यस सर। यहाँ पे भी देखो वही बात कर रहा है, देखो भाई जो अभी हमने पढ़ा, क्योंकि पी एक्स है तो नोडल प्लेन वाई जेड प्लेन, उसको छोड़ के पीजेड है तो नोडल प्लेन इसको छोड़ के एक्स वाई प्लेन हुआ, एक्स वाई प्लेन हुआ, मतलब उसको छोड़ के होगा। ठीक है भाई? अरे किसी को कोई दिक्कत यहां तक बताओ? देखो ये पी एक्स है तो देखो प्लेन यहां से गुजरा ना, प्लेन यहां से पास हो रहा है, तो इसको छोड़ के किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। बोलो बोलो। चलो अब आते हैं डी ऑर्बिटल। हम पी अभी हम पी के बारे में बात कर रहे थे। डी ऑर्बिटल के देखते हैं कुछ नोडल प्लेन वगैरह के बारे में, नोडल सरफेस वगैरह के बारे में। डी ऑर्बिटल मतलब नोडल पॉइंट क्या होगा? पॉइंट तो ऑब्वियस ही बात है एक ही होगा, पॉइंट तो एक ही होगा ना। देखो ये तुम्हारा डी ऑर्बिटल है, कुछ ऐसा होता है डबल डमरू, तो नोडल पॉइंट तो एक ही है ना, पॉइंट तो एक ही है, यही पॉइंट को तो नोडल पॉइंट बोलते हैं ना, एनपी नोडल पॉइंट। नोडल पॉइंट डी ऑर्बिटल में कितने नोडल पॉइंट होंगे? नोडल पॉइंट तो एक होगा, नोडल पॉइंट तो एक होगा, तो यही लिखा हुआ है नोडल पॉइंट एक होगा। नोडल सरफेस का फॉर्मूला उसी से में पढ़ रहे हैं भाई, n माइनस एल माइनस वन। नोडल सरफेस का फॉर्मूला था n माइनस एल माइनस वन, चूंकि n माइनस एल माइनस वन है, क्या है? n माइनस एल माइनस वन। तो बताओ l का वैल्यू क्या होगा? l का वैल्यू क्या होगा? d है तो l का वैल्यू क्या होगा? जल्दी बोलो क्या होगा भाई? सुगंधा, मोहम्मद, ईशान, शिवम, स्नेहा, टू होगा। स्नेहा टू होगा? अरे बोलो। यस सर। अबे तुम्हारा नाम स्नेहा है क्या? अरे टू होगा क्या? अच्छा समझ में आ रहा है? ओके सर। ओके, तो देखो n का वैल्यू क्या होगा भैया? l का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, l का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। चलो l का वैल्यू 2 हो गया। अब क्या करेंगे? पुट कर देंगे भाई वैल्यू, n माइनस एल, एल के जगह पे 2 हो गया, माइनस 1, इट मीन्स क्या हो गया? n माइनस 3, n माइनस 3 क्या हुआ? n माइनस 3 हुआ। ठीक है, तो यही देखो d वाले के लिए देख रहे हो, dx n dxy का नोडल प्लेन का फॉर्मूला क्या होगा? n माइनस 3, n माइनस 3 हो गया। ठीक है, मैं नोडल प्लेन बोल रहा है, नोडल सरफेस का, नोडल सरफेस का फॉर्मूला क्या हुआ? n माइनस 3 हुआ। क्या हुआ? n माइनस 3। ठीक है भाई, अब n माइनस 3 है तो यहाँ पे 3 है, n का वैल्यू 3 है, तो ऑब्वियस बात है 3 माइनस 3 तो 0 होगा कि नहीं? यहाँ पे n का वैल्यू 4 है तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 करना है, 1 होगा कि नहीं नोडल सरफेस? यहाँ 5 है तो 5 माइनस 3 करना है, 2 हुआ कि नहीं नोडल सरफेस? अरे बोलो। यस सर। ओके चलो, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। नोडल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? नोडल सरफेस का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन, बस उसके बाद तुम अपने आप कैलकुलेट कर लो। ये लिख लेना भाई, नोडल सरफेस का n माइनस एल माइनस वन होता है और नोडल प्लेन का वैल्यू l के बराबर होता है, टोटल नोड दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो यानी कि n माइनस वन हो जाएगा। ये तुम्हारा उसी अभी हमने बताया, देखा ही, ये नोडल सरफेस क्या था? ये जो बीच में आता था, जो बीच में आता था वो नोडल सरफेस था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोडल प्लेन, फिर से वही बात हुआ, प्लेन आपको गुजारना है। अब बताओ एक्स वाई है, डी एक्स वाई है, तो प्लेन एक्स जेड में होगा, दो प्लेन होगा, दो प्लेन होगा, एक प्लेन कहां से जाएगा? एक्स जेड से जाएगा और एक वाई जेड से जाएगा। फिगर से समझ में आएगा, नीचे है क्या इसका? नहीं है। चलो ये एक मैं फिगर दिखाऊंगा, फिर आपको बाकी सब खुद से समझना है, इसलिए ध्यान देना। देखो यहां पे अगर आपको कोई कहेगा कि प्लेन आप पास कराओ dxy में, नोडल प्लेन कहां से पास करेगा? तो तुम बताओ, ये x और y एक्सिस के बीच में है और एक प्लेन यहां से पास कर रहा है कि नहीं? ऐसे
अरे बोलो भाई, यहां से एक प्लेन पास कर रहा है और ये प्लेन तुम खुद सोचो ना, यहां से अगर प्लेन पास करेगा तो एक तो एक्स एक्सिस में होगा और उसके ठीक पीछे जेड होगा कि नहीं? Yes, sir. एक जेड प्लेन हुआ कि नहीं? Yes, yes, sir. और फिर एक प्लेन यहां से पास कर रहा है, एक प्लेन यहां से पास कर रहा है, ये वाई एक्सिस है और इसके ठीक पीछे जेड एक्सिस होगा कि नहीं? Yes, sir. तो यानी कि एक्स जेड और वाई जेड हुआ कि नहीं? तो नोडल प्लेन अगर एक्स डी एक्स वाई है तो एक बार एक्स लो और जो नहीं है उसको ले लो, एक बार वाई लो, जो नहीं है फिर उसको ले लो, यानी कि एक्स जेड और वाई जेड, एक्स जेड और वाई जेड। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था, नोडल प्लेन कहां से पास करेगा, नोडल प्लेन कहां से पास करेगा। डीएक्स है तो देखो एक्स जेड और वाई जेड है कि नहीं। सिमिलरली अब तुम खुद से सोच सकते हो, अगर एक्स जेड है तो नोडल प्लेन क्या होगा, एक बार एक्स के साथ वाई लगा दो और एक बार जेड के साथ वाई लगा दो। अरे बोलो, जेड वाई है, जेड वाई तो एक बार जेड के साथ जो नहीं दिया हुआ है उसको लगा दो, जेड के साथ क्या नहीं दिया हुआ है एक्स, तो जेड एक्स लगा दो, वाई के साथ क्या नहीं दिया हुआ है एक्स, तो वाई एक्स लगा दो। मतलब वही से प्लेन पास कर रहा होगा, प्लेन आपका वही से उसी एक्सिस से पास कर रहा होगा, ठीक है। अरे बोलो, और ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में 2 नोडल प्लेन होंगे और dz स्क्वायर में 0 नोडल प्लेन होंगे। हमने बात किया था ना इसके बारे में कि भाई इसमें 0 होता है, क्यों 0 होता है, क्योंकि बीच में एक स्फीयर आ जा रहा था ना, जिम्नास्ट हम नहीं बोल रहे थे, इसमें जैसे ये जिम्नास्ट वगैरह मतलब कमांड में ऐसे लेके ऐसे घुमा रही के रिंग टाइप का, इसका स्ट्रक्चर ऐसा था, dz का ऐसे ही था ना, dz स्क्वायर का ऐसे ही ना था, जेड एक्सिस पे ये रहेगा और बीच में स्फीयर रहेगा और ये जेड एक्सिस पे, ये किसका है, ये dz स्क्वायर है। तो यहाँ पे कोई प्लेन नहीं होगा, यहाँ पे नोडल प्लेन 0 होगा, क्या होगा 0। तो ऑर्बिटल्स ऑफ डी ऑर्बिटल आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी। हाँ भाई सारे डी ऑर्बिटल का एनर्जी इक्विवेलेंट ही होगी, एनर्जी कैसे अभी करते हैं अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपके नोडल वाले नोड और नोडल प्लेन वगैरह कंप्लीट हुए, नोडल सरफेस नोडल प्लेन वगैरह कंप्लीट हुआ। नोड क्या होता है, क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम। नोड क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। ठीक है, दो तरह के हमने पढ़ा, एक था नोडल प्लेन और एक था नोडल सरफेस। प्लेन क्या था, एक प्लेन पास करा दो। नोडल सरफेस क्या था, सरफेस वो तुम्हारा दो सेल के बीच में जो जगह था वही नोडल सरफेस था। चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। No, sir. ओके, और बताओ भाई कोई अपना हालचाल। अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में चले गए, मतलब लास्ट यानी कि अब हम इलेक्ट्रॉनिक रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह अब हम सीखेंगे कैसे इसी लिखते हैं। और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आ जाएगा, मतलब समझो बहुत कुछ सीख लोगे तुम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा तो केमिस्ट्री में तो भाई बहुत जरूरी होता है ना, अभी भी यूज पड़ेगा। 11th 12th में तो बहुत यूज पड़ते हैं। 12th में तुम्हारा एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोई बच्चा कुछ नाम सुनिया हो तुम लोग, अगर बुक वगैरह देखे होगे तो मे बी देखोगे, चैप्टर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या D&A ब्लॉक। तो वो चैप्टर में पूरा मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझो तुम नहीं सीख पाओगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर अगर इसी नहीं लिखने आ रहा तो बहुत दिक्कत होगा। सिमिलरली D&A ब्लॉक में है। और बाकी चूंकि इनऑर्गेनिक मतलब केमिस्ट्री पढ़ना है तो इसी तो आना चाहिए ना, बिना इसी के तो हर चैप्टर में दिक्कत है। ऑर्गेनिक में दिक्कत होगा, पता ही नहीं चलेगा भाई कौन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, या फिर अगला चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्ड, वहां पे भी दिक्कत होगा। पीरियोडिक टेबल में भी हो सकता है आपको फुल फील्ड हाफ फील्ड के बारे में नहीं पता रहेगा। तो इसी लिखना कैसे लिखते हैं ये सबको आना चाहिए। तो ये नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले किसी को कुछ बोलना है, किसी को कोई शिकवा शिकायत तो बोलो भाई। सुहाना, सुगंधा, शिवम, प्रिंस, प्रीति, मोहम्मद एहसान, खुशबू, जतिन, इकरा, गौरी, स्नेहा, भूमि, अंकित, अफरीन, किसी को कोई क्या दिक्कत? बताने? क्या क्या बोला प्रीति आपने? प्रीति लोहिया सर क्या बताने? क्या?
तो लोहिया टाइटल होते हैं क्या? यस सर। अच्छा, समझ में आता है? आप तो रेगुलर आते हो ना क्लास में, आप तो क्लास मिस नहीं करते, सब समझ में आता है? सर यस सर। ओके, चलो तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन, मेरा नाम आफरीन है। अच्छा, आफरीन, ओके ठीक है, आगे से आफरीन ही बोलेंगे। चलो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे अब देखते हैं। सबसे पहले ऑफ प्रिंसिपल, ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? देखो 4 प्रिंसिपल है ऑफ होन्स, पॉली, एन प्लस एल रूल। सबसे पहले पॉली के बारे में पढ़ते हैं, ऑफ के बारे में बाद में पढ़ लेंगे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कैसा नाम है? पॉली, क्या नाम है? कोई बता सकते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में? अरे बोलो, कुछ तो बोलो मीनो, अरे बोलो भाई, किसी को नहीं पता? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं पता? कोई बात नहीं, अभी सीख लेते हैं। देखो ये कहता है, अच्छा बताओ, क्या 2 इंसान बिल्कुल सेम हो सकते हैं? बिल्कुल सेम? नो सर। लेकिन ट्विंस तो होते हैं। सर तो फिर उनके नेचर डिफरेंट होते हैं ना। नेचर डिफरेंट होते हैं, मतलब 2 इंसान बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। 2 बिल्ली बिल्कुल सेम? सर सारी बिल्ली सेम होती है, बस कलर अलग होता है। अरे मतलब बिल्कुल सेम मैं बोल रहा हूँ, डिक्टो सेम। नो सर। नहीं, 2 चूहे भी सेम नहीं हो सकते। 2 दोस्त सेम हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही देखो, 2 इलेक्ट्रॉन, नो 2 इलेक्ट्रॉन, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? नो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, ठीक है। नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। दैट इज एन ऑर्बिटल कैन हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। चलो ये कैसे सेम नहीं होता है, इधर समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने लिखा 1s2 2s2 2p2। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ये कैसे 1s2 2s2 2p2 लिखे, यही तो सीखने जा रहे हैं। अभी फिलहाल तो समझ लो 1s2 2s2 2p2 लिखना है। अब ये 1s2 में आपको ही पता है इसका एक डब्बा बनता होगा, एक डब्बा बनता होगा और एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन रखते होंगे। देखो 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया। पी का 3 डब्बा होगा, तीनों डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब यहाँ पे अगर एन की बात करोगे तो एन क्या होता है? ये जो इसके आगे लिखा रहता है उसको एन बोलते हैं। तो एन का वैल्यू क्या हुआ? एन का वैल्यू क्या हुआ? एन का वैल्यू 1 हुआ। एल की बात करोगे तो चूंकि एस है तो एल का वैल्यू क्या होगा? 0। एस है तो एल का वैल्यू 0। एम का बात करोगे तो एल 0 तो एम भी 0, एल 0 तो एम भी 0। अब तुम देख रहे हो दोनों इलेक्ट्रॉन, ये देखो इस डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन है ना भाई, इस डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? इस दोनों इलेक्ट्रॉन के देखो एन भी सेम, एल भी सेम, एम भी सेम। देखो एन एल एम दोनों का सेम है, लेकिन पॉली क्या बोलता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन, 2 दोस्त, 2 बिल्ली एक जैसे नहीं हो सकते। यहां पे सब कुछ सेम होते जा रहा है, तो कुछ ना कुछ चेंज करना होगा। तो चेंज क्या करना होगा? हम इसका एस चेंज कर देंगे, हम इसका एस चेंज कर देंगे, ठीक है। एस चेंज करेंगे, क्या करेंगे? एक का प्लस हाफ, एक का माइनस हाफ। स्पिन क्वांटम नंबर, एस मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, इसका हम स्पिन क्वांटम नंबर चेंज कर देंगे। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ एरो दिखाया है, एक एरो ऊपर की तरफ दिखाया गया, तो इसका एस प्लस हाफ होगा कि नहीं?
एक का एरो नीचे की तरफ है, यानी कि इसका S माइनस हाफ होगा कि नहीं। अब देखो दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हुआ, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हुआ। क्यों? एक का तो प्लस हाफ हो गया, एक का तो माइनस हाफ हो गया। एक का प्लस हाफ हुआ, एक का माइनस हाफ हो गया। तो क्या चारों सेम हो गया क्वांटम नंबर? नहीं नहीं। तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है? हाँ भाई कर रहा है, कर रहा है। कैसे किया? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हुआ। सिमिलरली यहां पे भी देखोगे, एक डब्बा में दो इलेक्ट्रॉन रखे हो, सबका n, इसका n, दोनों इलेक्ट्रॉन का n क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन का n 2 है। l क्या है? l 0 है क्योंकि s है। n 2 l 0, l 0 तो m भी 0। तीन क्वांटम नंबर सेम हो गए, चौथा सेम नहीं रखना है। चौथा सेम नहीं रखा है, यानी कि इसलिए एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है कुछ? चौथा देखो, चारों क्वांटम सेम हो जाते अगर इसका इलेक्ट्रॉन, तुम दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे रख देते, दोनों इलेक्ट्रॉन मान लो, अब देखो दोनों अगर ऊपर की तरफ रखते तो इसका S क्या होगा? इसका S, दोनों का S प्लस हाफ होगा कि नहीं? बोलो, दोनों का प्लस हाफ होगा कि नहीं? यस सर। तो ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए। ये पॉली क्या बोलता है? पॉली बोलता है चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रखने हैं, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रखने हैं। यहाँ पे भी तुम देखोगे, यहाँ पे तो खैर m पे ही छट जाएगा। n 2 है, दोनों का n क्या है? 2 है। p है तो p का मतलब क्या हो गया? L1 और L1 के लिए आपको ही पता है, L1 के लिए m का वैल्यू क्या होता है? L1 तो m का वैल्यू क्या होगा? m का वैल्यू -1 0 +1, तो इसलिए m का वैल्यू तो अलग हो गया। तो वैसे भी ये m अलग, तो चारों कहाँ क्वांटम नंबर सेम? तो m अलग है, तो इसलिए हम दोनों को s सेम ही कर दिए। दोनों का s क्या है? देखो s सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई एक अलग होना चाहिए, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रखने, कुछ ना कुछ अलग होनी चाहिए। ठीक है, अगर दो बिल्ली एक जैसे दिख रहा है तो उसका लक्षण, चाल चलन, बिहेवियर अलग होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ अलग कर दो, यही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। एक और एग्जांपल देख लेना, यहां पे भी देखो, इसका n 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन का n क्या है? 1, दोनों का 1 n क्या है? 1। s है तो दोनों का 1 l क्या होगा? 0। m क्या होगा? 0। तो एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, तो s पे ही छट गया ना। यहाँ में भी देखो, दो, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, s में छट गया कि नहीं? एक का प्लस आप, एक का माइनस आप। हाँ ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, तो s तो दोनों का अलग। यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, s दोनों का अलग। यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे, s दोनों का अलग। अब तुम सोचोगे सर ये दोनों का s तो सेम है, इस दोनों का s तो सेम है, तो s सेम है तो m अलग है। देखो, एक का m +1 है, एक का m -1 है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ चारों क्वांटम नंबर में कुछ ना कुछ अलग होने चाहिए, चारों सेम नहीं हो सकते। ठीक है, चारों सेम नहीं हो सकते। यहाँ पे भी वही हो जाएगा, s अलग हो गया। देखो s अलग हो गया ना, दोनों में क्या है? s अलग है। यहाँ पे देखो m, तुम्हारा m भी अलग हो रहा है और s भी अलग हो रहा है। अरे समझ में आ रहा है? देखो इसका यूज क्या पड़ता है। अगर मान लो कोई तुमसे बोलता कि भैया, तुमसे ये बोलता कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कैसे डब्बे में भरोगे? तो आप ऐसे देखो, कोई बच्चा ऐसे सोचता कि चलो मैं इसको ना दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़, दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर बढ़ देगा और यहाँ पे मैं 2s लिख देता हूँ। ये उसका गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि इसका n क्या है? n तो 2 है, आगे n लिखा हुआ है, n आगे लिखा हुआ होता है। l क्या है? s का l क्या होता है? s का l 0 होता है। l 0 है तो m भी क्या होगा? m भी 0 ही होगा, क्योंकि m का वैल्यू क्या होता है? -l से प्लस है। तो s तो उल्टा होना ही चाहिए था, क्योंकि पॉली कहता है कि चारों सेम हो नहीं सकता, तो s उल्टा होना चाहिए, यानी कि एक का s प्लस हाफ होगा तो दूसरे का s क्या होगा? माइनस हाफ होगा। इसलिए ये जो बनाए हुए ये रॉन्ग है। क्या बनना चाहिए? ऐसे बनना चाहिए था। समझ में आया?
यही पॉली एक्सक्लूजन पे, चारों सेम नहीं रखना है। पॉली एक्सक्लूजन पे इस पर कहता है चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, कुछ ना कुछ अलग करो, कुछ ना कुछ अलग करो। तो बस इतना ही था पॉली। किसी को कोई दिक्कत? No, sir. चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं करना है। दो बिल्ली है, ठीक है, उसका चेहरा वगैरह सब मिल जाएगा, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। दो दोस्त है, चलो यार बहुत कुछ सिमिलरिटी है, फिर भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। बिहेवियर सेम हो रहा है दोनों दोस्त का, तो चेहरे अलग होंगे, फेस अलग होंगे, ठीक है। तो चलो अब आते हैं अगला, हुंड्स रूल। हुंड्स रूल कोई बता दो भाई, कोई तो बता दो। सर उन्होंने बताया था कि जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है वो भी स्टेबल होती है। हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन हाँ स्टेबल होती है। और बता भाई। और सर उन्होंने ये कहा था कि कोई भी ऑर्बिटल तब तक डबल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं करेगा जब तक सब हाफ फिल्ड ना हो जाए। हाँ कोमल ने बिल्कुल सही बोला। और बता भाई, और कोई कुछ? और कोई? और कोई कुछ बताओ भाई। देखो ये पॉली हुंड्स n+l रूल वगैरह तुम सीख लोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगा लिखना। देखो कोमल ने बहुत सही बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, आप क्या करना, इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना, एक एक करके भरना। नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस इन ऑर्बिटल इन ए सबसेल अंटिल ईच ऑर्बिटल इज ऑक्युपाइड। मतलब जब तक सारे डब्बे भर ना जाए, जब तक सारे डब्बे भर ना जाए तब तक इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग मत करना। क्या बोला भाई? जब तक सारे डब्बे भर ना जाए इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग मत करना। मतलब क्या हुआ? पी में कितने डब्बे? हाँ इन सिंपल लैंग्वेज सर, सारे डब्बे में एक एक भर देंगे, फिर बाद में पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, पी में मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, पी का 3 डब्बा होता है, पी का 3 डब्बा होता है। अब कोई बच्चा सोचेगा कि सर 3 इलेक्ट्रॉन है तो सारे इलेक्ट्रॉन 3 लो, मैं ऐसे भरता, तो ये हुंड्स के हिसाब से रॉन्ग हो गया। पॉली के हिसाब से तो सही हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका एस अलग है, इन दोनों का एम अलग है, लेकिन हुंड्स इसको फेल कर देगा। हुंड कहता है जब तक सारे डब्बे भर ना जाए आप पेयर नहीं करोगे। यानी कि हुंड्स के हिसाब से क्या होना चाहिए, सारे डब्बे का कितने भरे, सब में एक एक जाएगा, सब में एक एक जाएगा। मतलब आसान भाषा में तुम ये करोगे कि इलेक्ट्रॉन को एक एक करके भरोगे, और जब सारे डब्बा भर जाएगा तब पेयरिंग चालू होगा। यानी कि अगर मान लीजिए P4 रहता, तो P4 रहता तो जब सबसे पहले क्या करो, सारे डब्बे को एक एक करके भर दो, फिर उसके बाद में चौथा इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करोगे। तो जब तक सारे डब्बे भर नहीं जाएगा तब तक इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग मत करना। अगर P2 है तो तुम सोचोगे सर P2 है तो मैं चलो इस ऐसे रख दिया। पॉली को तो फॉलो किया लेकिन हुंड्स को फेल कर दिया। हुंड्स क्या कहता है, ये गलत हो गया। हुंड्स कहता है कि जब तक सारे डब्बे भर ना जाए आप इलेक्ट्रॉन को एक एक करके भरोगे। चलो एक एक करके भरे, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये रॉन्ग है। समझ में आ रहा है? जब तक सभी डब्बे भर मत जाए इलेक्ट्रॉन को एक एक करके भरना। और ये क्या बोलते हैं, आफरीन ही नाम है ना, आफरीन। अरे मैं इस बार सही उच्चारण किया ना, आफरीन ने सही बताया था क्या, कि हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल मेक्स एटम मोर स्टेबल। मतलब जो हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड जो होते हैं ना वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो डब्बे ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब बता पी में कितने डब्बे होते हैं, 3 डब्बा, और यानी कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो तुम? हाँ। टोटल 6। पी में देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ,
एस का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 जा सकता है, सबको पता है। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 जा सकता है, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 जा सकता है, एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 जा सकता है। और ये क्या है, ये मैक्सिमम जो है ये क्या है, फुलफिल्ड है। क्या है, फुलफिल्ड। मैक्सिमम अगर रहेगा इलेक्ट्रॉन तो फुलफिल्ड कहलाएगा। हाफ फिल्ड क्या होता है, हाफ फिल्ड का मतलब होता है इसका ठीक आधा, इसका ठीक आधा, यानी कि एस का हाफ फील्ड क्या होगा, एस में 1 हो जाए। पी का हाफ फील्ड क्या होगा, पी का हाफ फील्ड होगा पी में 3 हो जाए, पी में 3 हो जाए। डी का हाफ फील्ड क्या हो जाए, डी में 5 हो जाए। 5। एफ का हाफ फील्ड क्या होगा, एफ में 7 हो जाए। तो ये सब हाफ फील्ड है। फुल फील्ड क्या होता है, फुल फील्ड पूरा भर दो भाई। फुल फील्ड क्या होता है, पूरा भर दो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यही हुंड्स रूल था भाई, इतना आसान सा। देखो यहाँ पे हुंड्स रूल का, जब तक पूरा डब्बा भर नहीं गया तब तक इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हुआ है। देखना यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो खैर इसमें एक ही डब्बा है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर गया भाई, खूब अच्छी बात है। यहाँ भी एक ही डब्बा है, 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, अच्छी बात है। ये तो सब में कॉमन है, ये तो सब में कॉमन है, तो इसको मैं अलग ही करते रहूं। ये तो सभी एग्जाम्पल में कॉमन है। अंतर ये हो रहा है, देखो P1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप चाहते तो इसको पेयर भी करा सकते, लेकिन हुंड्स रूल क्या कहता है, जब तक सारा डब्बा भर ना जाए पेयर मत करना। देखो पेयर नहीं ना कराया है, 3 इलेक्ट्रॉन, देखो जब तक सारा डब्बा भर ना जाए पेयर मत कराना। देखो एक एक करके भरा है ना, अब 4 आ गया, आपके पास मजबूरी है, जब तक डब्बा, अब तो पेयर कराना ही पड़ेगा। तो कितना का पेयर कराओगे, सिर्फ 1 का ही करोगे। पहले सारा डब्बा भर दो फिर पेयर कराओ। यहाँ पे क्या करोगे, सारा डब्बा भर दो फिर पेयर करा दो। यहाँ पे तो चलो भाई, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हुंड्स रूल क्या कहता है, जब तक सारे डब्बे भर ना जाए पेयर नहीं कराएंगे, ठीक है। अरे बोलो। यस सर। चलो ये हुंड्स रूल था। अब आते हैं ऑब्बो प्रिंसिपल, इसके बारे में कोई बताओ। गौरी, सुगंधा, प्रिंस, बताओ भाई, कोई तो बताओ ऑब्बो प्रिंसिपल। हुंड्स में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, नहीं दिक्कत है तो भाई ऑब्बो प्रिंसिपल ही बता दो। इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में फिल होते हैं सर। हाँ सही बता रहे हो। और कोई, अंकित, आफरीन, स्नेहा। लोएस्ट एनर्जी सबसे पहले आती है। हाँ लोएस्ट एनर्जी सबसे पहले आती है, सही बात है। और सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जीज आती है लोएस्ट टू हाईएस्ट। हाँ लोएस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है। जैसे तुम्हारा स्कूल में क्या होता है, पहले 1 क्लास में पढ़ते हो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर ऐसे ही बढ़ते जाता है ना। फिर 2-3 क्लास फेल कर जाते हो में भी, स्कूल में 6-7 में 2 बार पढ़ लेते हो। नहीं यहाँ पे वही करना है कि भैया लोएस्ट से हाईएस्ट 1, 2, 3, 4। और कोई कुछ बताना चाहेगा ऑब्बो प्रिंसिपल में, ये एनर्जी कैसे निकालते हैं? मतलब तुम बोल रहे हो कि लोएस्ट हाईएस्ट, तो एनर्जी कैसे पता करेगा कि किसका एनर्जी? N+L, यस प्रिंस, N+L रूल। क्या होता है N+L रूल, कोई बता सकता है? प्रिंस को तो पता हो, कोई और दूसरा? सर जितनी ज्यादा n+ वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। अगर दोनों का N+L सेम हो जाए तब क्या करेंगे? S वाला पहले फिल होगा। क्या? अरे किसका एनर्जी ज्यादा होगा अगर दोनों का N+L सेम हो जाए तो? अरे जिसका N ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, जिसका N ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, ठीक है। अगर मैच टाई हो जाए तब की बात कर रहे हैं, अगर मैच टाई हो जाए तब की बात कर रहे हैं। चलो यहाँ पे एक एक करके पढ़ते हैं। ऑब्बो प्रिंसिपल और N+L रूल, 2 रूल पढ़ो, हो गया, इसी वाला काम खत्म। बहुत आसान है। ऑब्बो एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, जो बिल्डिंग अप, इसका एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मतलब क्या होता है? अरे बिल्डिंग पहले क्या होता है, न्यू डालते हैं ना, न्यू वगैरह कुछ ऐसे डालते होंगे, मतलब अरे घर ऐसे ही बनता है ना, ये लो, ये ऐसे ऐसे ही बनता है ना घर। तो ऑब्बो का मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मतलब क्या,
एनर्जी कम से लेके ज्यादा तक बढ़ेगी। क्या कम से ज्यादा? इलेक्ट्रॉन को फील्ड करोगे, इलेक्ट्रॉन को फील्ड करोगे, इलेक्ट्रॉन को जो तुम भरोगे, ठीक है, ऑर्बिटल में जब तुम इलेक्ट्रॉन को भरोगे तो कैसे भरोगे? जिसका एनर्जी कम होगा उसमें पहले जाएगा, जिसका एनर्जी कम होगा उसमें पहले जाएगा, और जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसमें बाद में फिल होगा। मतलब जब तक तुम फर्स्ट क्लास नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हारा एडमिशन सेकंड क्लास में नहीं होगा, जब तक तुम 10th क्लास नहीं पढ़ोगे 11th में एडमिशन नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को पहले पहला क्लास फर्स्ट, जिसका सबसे एनर्जी कम है उसमें बढ़ेंगे, फिर जिसका एनर्जी ज्यादा है उसमें बढ़ेंगे, फिर उससे ज्यादा वाले में, फिर उससे ज्यादा वाले, ऐसे इलेक्ट्रॉन को बढ़ते जाएंगे। और वो क्या है? एक ब्लैंक चेक दिया हुआ है, एनर्जी किसका ज्यादा है किसका कम है, तो ये रहा, किसका ज्यादा है किसका कम है, ये रहा। ये एनर्जी किसका ज्यादा किसका कम है ये कैसे पता चला? तो वो उसके लिए आता है, एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं N+L रूल। N+L रूल क्या बताता है? ये बताता है एनर्जी के बारे में, किसका एनर्जी ज्यादा किसका एनर्जी कम। ऑबो क्या कहता है? ऑबो बोलता है कि जिसका N+L कम होगा, जिसका N+L का वैल्यू कम होगा, मतलब एनर्जी जिसका कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में फिल होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में फिल होगा। ठीक है, अब ये N+L पे आते हैं। N+L कहता है जिसका N मतलब समझे वही सेल वाला। अरे देखो 4s है तो 4s मतलब समझे n का वैल्यू क्या हो गया? n का वैल्यू 4 हो गया, s के लिए l का वैल्यू क्या हो गया? 0। समझ रहे हो N+L? और l का वैल्यू क्या होता है? l का वैल्यू s के लिए क्या होता है? s के लिए l का वैल्यू क्या होता है? 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? ओके चलो, S0 P1 D2 F3 L का वैल्यू, और जिसका N+L ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। ये रूल कहता है जिसका N+L ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, जिसका N+L ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। और अगर मैच टाई हो जाए, मतलब N+L का वैल्यू सेम हो जाए तो एनर्जी क्या होगा? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N के। अगर मैच टाई हो जाए तो एनर्जी किसके डायरेक्टली देखना है? N, जिसका N ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। ये कब वैलिड होगा? जब N+L क्या हो? सेम हो। N+L क्या हो? 2 का N+L क्या हो? सेम। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो जल्दी जल्दी तुम n बताते जाओ और l बताते जाएंगे। इसका n बताओ भाई। N1L0। अरे इसका n चैट बॉक्स में सबको लिखना भाई। इसका n क्या होगा? 1। l क्या होगा? 0। यस, N1 L0। इसका n कितना? 2। l कितना? 0। यस, इसका n कितना? 2। l कितना? 1। अब तुम इसका भी देख लेते हैं। इसका n क्या होगा? 3 l 0। L0। n इसका क्या होगा? 3 l क्या होगा? 1। इसका n 4 0। और इसका क्या होगा? 0L 4 0 का। ठीक है भाई, अब यहाँ पे अगर दोनों का तुम ऐड करोगे तो बताओ N+L का वैल्यू क्या हो जाएगा? N+L का वैल्यू क्या होगा? 1 0 1। इसका N+L का क्या होगा? 2। इसका 3। इसका N+L का वैल्यू 3। इसका N+L का वैल्यू 4। इसका N+L का वैल्यू 4। अरे बोलो होगा कि नहीं? अरे बोलो। अब तुम देख रहे हो तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, N+L का वैल्यू 1 2। अब देखो 2 का 3 आ गया था ना, दोनों का 3 आया है। अब दोनों का 3 है, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का वैल्यू क्या है? 3 है। तो किसका एनर्जी ज्यादा? जिसका n ज्यादा। तो n किसका ज्यादा है? n किसका ज्यादा है?
3s। इसका ज्यादा है कि नहीं, इसका n ज्यादा है ना, इसका n ज्यादा है, इसलिए एनर्जी किसका ज्यादा, 3s का एनर्जी ज्यादा, इसलिए 3s का एनर्जी ज्यादा। बोलो भाई। इसका एनर्जी ज्यादा हो गया। चलो भाई, यहां पे भी देखो दोनों का n प्लस एल सेम है कि नहीं, 4 4, दोनों का n प्लस एल 4 4 है, तो दोनों का n प्लस एल 4 4 है, तो एनर्जी किसका ज्यादा होगा, 4s। इसका n ज्यादा। यस, इसका n ज्यादा है ना, इसका n ज्यादा है। अरे देखो इसका n 3 है, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 4 है, चूंकि n इसका ज्यादा है इसलिए इसका एनर्जी ज्यादा है। समझ में आया? तो अगर आपको वो बोलेगा कि एनर्जी ये जो सामने ऊपर लिखा हुआ है इसमें सबसे कम एनर्जी किसका है, तो सबसे कम एनर्जी 1s का हुआ, फिर 2s का, फिर 2p का, फिर 3s का, फिर 3p का, फिर 4s का। हुआ कि नहीं? अरे बोलो, 1s 2s 2p 3s यस सर। 3p 4s। अब ये देखो ऑबो प्रिंसिपल क्या करता था, वही करता था कि बिल्डिंग अप, इलेक्ट्रॉन को तुम भरोगे तो जिसका एनर्जी कम है ना उसमें पहले बढ़ना, तो सबसे कम एनर्जी क्या है, इसका, इसलिए जब भी हम इसी लिखेंगे ना तो स्टार्ट करेंगे किससे, 1s से स्टार्ट करेंगे, तब 2s पे जाएंगे, तब 2p पे जाएंगे, तब 3s पे जाएंगे, तब 3p पे जाएंगे, तब 4s पे जाएंगे। समझ रहा है? ठीक है। और हुंड्स रूल में क्या क्या पढ़ रहे थे, जब तक डब्बा भरेगा नहीं तब तक पेयरिंग वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है। और यहां पे जब भी तुम इलेक्ट्रॉन फिल करोगे ना, तो जब तक एस में पूरा भर ना जाए, मतलब इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन चला ना जाए, तब तक आगे वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं डालना है। यानी कि एस का कैपेसिटी क्या होता है, एस का कैपेसिटी 2 होता है, तो जब तक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आना जाए आगे नहीं बढ़ोगे। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा फिर तुम 2p में जाओगे। p में कितना होता है, 6 जाता है ना, 2p में 6 जाएगा ना, तो जब तक 2p में 6 इलेक्ट्रॉन हो नहीं जाएगा तब तक 3s में नहीं जाना है। जब तक 3s में 2 नहीं होगा तब तक उसके आगे वाले में नहीं जाएंगे, इसी तरह बढ़ते जाएगा। ठीक है भाई, मतलब एक तरह से ये आपका ब्लैंक चेक है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s। 3p 6 के बाद 3 क्या सर, 3p 6 के बाद 3d आएगा। अच्छा 3d आएगा? नो सर, 4s 2 ही है। 4s होता है फिर 3d आता है। सर नहीं आता। 3d बाद में आता है, ये ब्लैंक चेक याद रखना। देखो 3d 3p के बाद में 4s और 4s के बाद में 3d, 4s के बाद में 3d। ऐसा क्यों, 4s पहले क्यों आ गया, n प्लस एल रूल। 4s का n क्या होगा बताओ, n क्या होगा 4 और l 0, बताओ भाई 4 0 होगा कि नहीं? अरे बोलो भाई। और 3d का n प्लस एल करोगे तो n क्या होगा 3 और d का l क्या होगा 2 होगा कि नहीं? अब बताओ इसका n प्लस एल क्या है, 4 है, इसका 4 है और इसका 5 हो गया कि नहीं? किसका n प्लस एल ज्यादा, 3d का ज्यादा है कि नहीं? इसलिए बाद में कौन आएगा, 3d आएगा। बाद में कौन आएगा, 3d आएगा। समझे? 4s के बाद आता है 3d, 4s के बाद आता है 3d। देखो यहाँ पे भी तुम यहाँ पे किया ही हुआ है, 4s के यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना 3 तो n कितना 3, यहाँ 4 तो n कितना 4, यहाँ 5 n कितना 5 4 4 5 5 6 6। ठीक, ये क्या है n है, ये क्या है n है, ये क्या है l है। l की बात करो तो d के लिए l क्या होगा, d के लिए l 2 होगा, d के लिए l 2 होगा, p के लिए l 1 होगा, s के लिए l 0 होगा, फिर d के लिए l 2, p के लिए 1, s के लिए 0। अब दोनों को ऐड कर दोगे, n प्लस l के लिए क्या करोगे, सबको ऐड करोगे, ऐड करोगे 3 प्लस 2 5, यहाँ पे भी 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 2 6, 5 1 6 6 0 6। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो इन सबके वैल्यू 6 है,
तो जिसका n उसका वैल्यू, जिसका n ज्यादा उसका n प्लस l ज्यादा, मतलब उसका एनर्जी ज्यादा, उसका एनर्जी ज्यादा। अब देखो ना, इसका n 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, तो इसलिए 6 वाला सबसे नीचे है। यहाँ पे भी ये इनके बीच में टाई हुआ है 5 5 5, तो जिसका n ज्यादा देखो 3 4 5, जिसका n ज्यादा वो नीचे है, जिसका n ज्यादा है वो नीचे है। ठीक है भाई, अरे बोलो समझ में आ रहा है? तो n प्लस l लिखने आ गया। फिर से अब यहाँ पे भी तुम अगर इसी आप लिखना चाहोगे, इसके आगे बढ़ोगे तो ऐसे ही लिखोगे ना, 3D आएगा, फिर क्या आएगा 3D आएगा, फिर तुम्हारा आएगा 4p, फिर क्या आएगा 5s, फिर क्या आएगा 4d, फिर क्या आएगा 5p, फिर क्या आएगा 6s। अरे बोलो समझ में आ रहा है? अरे बोलो समझ में आया? हाँ, तो ऐसे तुम लिख दो भाई, हो क्या? चलो, ये एक तरह से ब्लैंक। अब देखो इसी लिखने के लिए देखो यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक मतलब सीक्वेंस में चलते जा रहा है, तो वो देखो ये तुम्हारा ब्लैंक चेक आके मतलब एक साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखो ये तुम्हारा एक ब्लैंक चेक है, ये ब्लैंक चेक आपको याद होने चाहिए। ये ब्लैंक चेक है सामने लिखा हुआ, और ये ब्लैंक चेक याद हो गया, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लोगे। ठीक है, ये ब्लैंक चेक आया कैसे? तो n प्लस एल रूल से आया, n प्लस एल रूल से आया है। अब बताओ, आपको कोई ब्लैंक चेक दे दे, अगर आपको कोई आपका फ्रेंड ब्लैंक चेक दे दे, क्या आप 1 लाख या 10 लाख या 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर लोगे? देखो ये ब्लैंक चेक क्या है? ब्लैंक चेक मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ 1s 2s 2p 3s, ये ब्लैंक चेक है, ये ब्लैंक चेक है। यानी कि किसका ब्लैंक चेक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। तो अगर आपको कोई ब्लैंक चेक दे दे तो क्या आप 1 करोड़ रुपया निकाल सकते हो? नहीं भाई, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अकाउंट में पैसे भी तो होने चाहिए ना। अब पता चला अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, तुम चले गए 1 करोड़ निकालने, 10 रुपए नहीं निकलेंगे, पैसे नहीं होंगे तो हाँ बाउंस हो जाएगा। यस, तो ब्लैंक चेक याद रखना, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि उसमें कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं, तभी जाके तुम ट्रांजेक्शन करोगे। तो ब्लैंक चेक में ऐसा नहीं है कि जितना मन उतना इलेक्ट्रॉन भर दो। इसका कैपेसिटी 2 होता है तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाएगा। इसका कैपेसिटी 2 है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसका 6 है p का तो 6 जाएगा, इसका 2 है तो 2 जाएगा, 3s2 फिर 3p6 फिर 4s2 3d 10, मतलब जिसका जो कैपेसिटी है उतना ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक चेक में, देख रहे हो 2 2 6 फिर क्या हो गया 2 6 2 10 मतलब जिसका जो कैपेसिटी है उतना ही। इसका आपको ही पता है ना, इसमें 2 जाता है, इसमें 2, p में 6 जाता है, d में 10 जाता है, ठीक है, f में 14 जाता है। तो जो जितना कैपेसिटी होगा उतना तुम रख देना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप उसके बाद में लिख लोगे। ये ध्यान रखना ब्लैंक चेक कैसे लिखते हैं। एक ट्रिक करके भी है, तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, मे भी बचपन में याद भी किए होगे। ऐसे करके होता है, देखो अगर किसी को दिक्कत होगा ना तो एक ट्रिक है यहाँ पे, मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 1s लिखना, फिर इसके नीचे 2s लिखना और 2p तक जाएगा, मतलब एक बढ़ाते जाना, एक बढ़ाते जाना। 3s लिखना, एक बढ़ाते जाना, देखो 4 में 4 तक जाएगा, 4 वाला 4 तक जाएगा, ठीक है, 5 वाला 5 तक जाता है। ऐसे तुम लिख देना, ऐसे लिख देना। और जब भी तुम ब्लैंक चेक याद कर, ये ब्लैंक चेक याद करने के तरीके है। क्या करोगे, यहां से एरो काटोगे, तीर चलाओगे ऐसे, ये स्टार्ट है, ये एंड है, यानी कि S1 एंड 1, फिर ये तीर चलेगा ऐसे, फिर ऐसे तीर, मतलब टेढ़ा टेढ़ा तीर चलाना है। समझ में आ रहा है? और भैया ऐसे तीर चलाते जाना है। ये स्टार्ट 1 है, ये स्टार्ट 2 है, स्टार्ट 3 है, स्टार्ट 4, स्टार्ट 5, स्टार्ट 6, ये एंड 2, एंड 3, एंड 4, एंड 5, एंड 6। इससे अब तुम ब्लैंक चेक आसानी से लिख लोगे। कैसे?
स्टार्ट 1 किससे करना है? 1s से। चलो 1s लिख दिए। स्टार्ट 1 किससे करना था? 1s से करना था। फिर ये स्टार्ट 2 किससे करेंगे? 2s से करेंगे। फिर स्टार्ट 3 किससे करोगे? देखो स्टार्ट 3 तुम्हारा 2p से हो रहा है कि नहीं? देखो 2p से हो रहा है ना, और खत्म कहाँ हो रहा है? 3s पे खत्म हो रहा है। 2p से स्टार्ट हो रहा है, 3s पे खत्म हो रहा है। S4 का स्टार्ट कहां से होगा? S4 का स्टार्ट कहां से हो रहा है? 3p से स्टार्ट हो रहा है, और खत्म कहां हो रहा है? 4s पे खत्म हो रहा है। 3p से स्टार्ट करना है, 4s पे एंड करना है। उसके बाद में किससे? S5 का स्टार्ट किससे करेंगे? 3d से स्टार्ट करेंगे, और खत्म किस पे करेंगे? 5s से करेंगे। यानी कि 3d अब बीच में क्या आ रहा है? 4p भी आ रहा है, तो 3d है, बीच में 4p है, एंड 5s पे हो रहा है। तो ऐसे ही करके तुम ब्लैंक चेक लिख सकते हो। देखो ब्लैंक चेक यही था हमारा, ऊपर भी यही था, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो ये तुम यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखो ये स्टार्ट 1 है, ये एंड 1 है, स्टार्ट 2 है, एंड 2 है, स्टार्ट 3 है, एंड 3 है। ऐसे ही करके तीर चलाते जाना है। देखो ये तीर का डायरेक्शन भी दिया हुआ है, तो तीर चलाते जाओ, वैसे कर लो, या फिर डायरेक्ट आप याद कर लो। डायरेक्ट जो ये ऑर्डर था, इसको जैसे भी करके याद कर लो। फाइनली आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद रहेगा, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे, आप इसी लिख लोगे। ठीक है? अरे बोलो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यही देखो यहाँ ब्लैंक चेक है आपका, फिर से यहाँ पे ब्लैंक चेक दे दिया है, और ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल किसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, नियॉन वाला ही लेके। चलो नियॉन का एग्जाम्पल। अब देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखने जा रहे हैं नियॉन का। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10 होता है। तो ब्लैंक चेक अब लिखना चाहो, सबसे पहले इसी लिखने के लिए आप ब्लैंक चेक लिख लो, जो आप याद किए थे। ब्लैंक चेक क्या था? 1s 2s 2p, यही था ना, 3s 3p, ऐसे ही कुछ होता है, ये आपको याद रखना है। एस का कैपेसिटी क्या है? एस का कैपेसिटी 2 है, यहाँ पे 2 लिखोगे। इस एस का भी कैपेसिटी क्या है? 2 है। इसका पी क्या है? 6 है। इसका क्या है? 2 है। इसका क्या है? 6 है। ऐसे लिख दोगे। अब बताओ क्या ये सही लिखे हैं हमने? सर 3p6 नहीं आएगा। हाँ देखो ये तो सही लिख रहे हैं हम, लेकिन हमारे अकाउंट में 10 ही रुपए है, और देखो हम कितना इलेक्ट्रॉन लिख दिए? 2p6 तक होगा। 2 4 6 10 तक चले गए भाई। अकाउंट में 10 रुपए थे, आप ये आगे क्यों बढ़ रहे हो? ये रॉन्ग है, इसको काटो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना ही तक लिखो, हो गया सही, इसको मिटा दो। बोलो समझ में आ रहा है? यानी कि ब्लैंक चेक आपको लिखना है, उसके बाद में देख लेना है आपके अकाउंट में कितने बैलेंस है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम का एग्जांपल लेते हैं। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 लिए। फिर से वही तरीका, ब्लैंक चेक लिखो। चेक क्या है भैया? 1s 2s 2p 3s 3p, उसके बाद में क्या होता है? 3p के बाद में क्या होता है? 4s 3d, ऐसे ही होता है। s का कैपेसिटी क्या है? 2। इसका कैपेसिटी क्या है? इसका 2। p का 6, s का 2, p का 6, s का 2, d का 10। क्या सही है? 4s तक होगा। सही तो जा रहा है, लेकिन देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 तो यही खत्म हो रहा है, तो ये तो होना नहीं चाहिए। अकाउंट में 20 ही रुपए हैं, आप आगे कहाँ बढ़ गए? अकाउंट में 20 रुपए ही है, तो इसलिए यहाँ पे आके एंड हो जाएगा। ये आपका ईसी हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है भाई? अरे बोलो। तो ऐसे ही ईसी आपको लिखना है। ये एग्जाम्पल दिया भाई, इसको आप घर पे खुद से करना। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। देखो 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे दिया हुआ है, और 10 से 20 तक का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। 10 से 11 से 20 तक ये रहा, और 20 के बाद का एग्जाम्पल ये रहा। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं, एक्सेप्शन वाला मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ, बाकी सब आप खुद से करना, आसानी से हो जाएगा। जैसे एक मैं जिंक का भी ले लेता हूँ। चलो जिंक का भी ले लेते हैं। जिंक का
ये लास्ट में बता रहा हूँ, उसके अंदर में क्लास अब ओवर हो जाएगी, मतलब 5 मिनट में क्लास ओवर होने वाली है। जिंक का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 30 होता है ना, 30 होता है। सबसे पहले ब्लैंक चेक डालोगे। ब्लैंक चेक क्या है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, उसके अंदर क्या होता है 3d, फिर क्या होता है 4p, ऐसे ही होता है ना। ये ब्लैंक चेक आपको याद नहीं याद रहेगा तो फिर तो खत्म कहानी। अब सब में कैपेसिटी जितना जिसका कैपेसिटी है उतना बढ़ते जाओ। इसका 2 2 6 2 2 क्या, हाँ सही बोल रहे हो आप। अब यहाँ पे 6 लिख रहे हैं। अकाउंट में पैसे कितने हैं, 30 रुपए। 30 रुपए यही, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, इसको मिटाओ। 30 रुपए यहीं पे खत्म हो गया था, हो गया इसी। देखो 30 हो गए ना, कैसे हो गए, 2 2 4 6 10, 10 2 12 6 18, तो 20 और 10 30, 30 हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, अरे बोलो। तो ये रहा जिंक का। एक्सेप्शन हो गया ये कॉपर और क्रोमियम। कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शन क्यों हो गया, क्योंकि हम अभी तक देखो ब्लैंक चेक लिख रहे थे, हम क्या कर रहे थे, ब्लैंक चेक लिख रहे थे और जिसका कैपेसिटी था जितना उतना भर दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे तुम देख रहे हो सब में कैपेसिटी देखो, इसका 2 होता है, 2 भर रहे हैं, अच्छी बात है। 2 है, 2 कैपेसिटी भर रहे हैं, 2 कैपेसिटी होता है, इसका भर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तुम देख रहे हो इसमें एक ही है, यहाँ भी इसमें एक है। कैपेसिटी से कम हो गया कि नहीं, अरे कैपेसिटी से कम हो गया कि नहीं, बताओ भाई। यस सर। चूंकि कैपेसिटी से कम हो गया यानी क्या हो गया, ये एक्सेप्शन में चला गया। और क्यों कम हो रहा है, कम इसलिए हो रहा है स्टेबल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए। अगर ये कम नहीं रहता, ये अपना एक कम करके इसको दे दिया है, डी को दे दिया है, ये अपना एक कम करके इस डी को दे दिया है, मतलब एक अपना कम करके बगल वाले को, पड़ोसी को दे दिया। किसको दे दिया, पड़ोसी को। ये पड़ोसी को देने से क्या हो गया, देखो ये D5 हो गया, और D5 हम जानते थे ना हाफ फील्ड होता है। डी का दोनों स्टेबल हो गए, ये हाफ फील्ड हो गया, क्या हो गया, हाफ फील्ड। और ये फुल हो गया, क्या हो गया, फुल फील्ड। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड की वजह से ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और इसलिए ये एक्सेप्शन शो करते हैं, कौन, क्रोमियम और कॉपर, ये दोनों एक्सेप्शन शो करते हैं। दोनों का कारण भी नीचे लिखा हुआ है। ये लोग क्यों करते हैं, क्रोमियम वाले क्यों करते हैं, ये करेक्ट है हाफ फील्ड की वजह से, क्या हाफ फील्ड या फुल फील्ड होने की वजह से। कॉपर वाले क्यों करते हैं, ये फुलफिल्ड होने की वजह से लिए, ठीक है, ये फुलफिल्ड हो गया। देखो ये फुलफिल्ड हो गया है, यहाँ पे कोई फील्ड नहीं था, फुलफिल्ड वगैरह नहीं थे। तो फुलफिल्ड और हाफ फील्ड होने के लिए वो एक्सेप्शन शो करते हैं। तो एक्सेप्शन वाली कहानी हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको खुद से आप ट्राई करना, आसानी से हो जाएगा। और क्लास नहीं होगा तो आप पूछ लेना मेरे से। चलो क्लास को आज ओवर करते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। किसी को कोई डाउट, अरे बोलो, किसी को कोई डाउट तो बताओ, ठीक है। एक पोल में तुम आंसर कर देना, आज एक भी अभी तक पोल नहीं ले पाए ना, एक पोल में आप आंसर कर देना। एक सेकंड, क्वेश्चन है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसे क्या बोलते हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, अब पोल में आंसर, पोल आपको ये जनरेट कर दिए है, पोल में आंसर कर दो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। आप पोल में मार्क कर दो, ओके। हाँ बोलो प्रीति, क्या कुछ डाउट है क्या? और एक बार जिंक का दोबारा कॉन्फ़िगरेशन बता दो, शिवम पूछ रहे हैं। ओके, जिंक का देखो, चलो ब्लैंक स्लाइड में बता देते हैं। जिंक का रहेगा ना, आप क्या करना, जिंक ऐसे लिख देना। जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 30 होता है। इसका ब्लैंक चेक लिखते चलना, ब्लैंक चेक। चलो ये 1:2 में भरते जा रहा हूँ, यहीं पे 1:2 2:2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और ब्लैंक चेक के हिसाब से 4s2 ऐसे, मतलब
3D10 के बाद में क्या आता है 4p आता है, 4p6 आता है। लेकिन आपके पास क्या है 30 है ना, 30 है तो देखो 2 2 4 6 10, 10 2 12 6 18, 18 2 20 10 30, तो इसके आगे बढ़ना ही नहीं है क्योंकि आपके पास 30 ही रुपए थे। तो ये ब्लैंक चेक जो ये ऑर्डर हम बोल रहे थे ना, इसको आप याद रखो। जैसे ये देखो जिंक का, ये चलो ये ऑर्डर सही, जिंक का जानते हो क्या होगा, जिंक का क्या होगा, स्टार्ट करो स्टार्टिंग से, ये दो देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 2 20, 20 10 30, चलो ये रहा जिंक का, ये जिंक का है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, इतना है, यहां से लेके यहां तक लिख दो, ये जिंक हो गया। क्या हो गया, ये आपका जिंक हो गया। क्या हो गया, जिंक। तो इसलिए बोल रहे थे ब्लैंक चेक याद करो जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा फिल कर दो, एक्सेप्शन वाला को अलग से ध्यान रख लेंगे, बाकी लोग को ऐसे ही फिल कर देंगे। ठीक है, आगे समझ में? ओके ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। रिकॉर्डिंग मैं ऑफ करता हूँ।